हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम से, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, बेसिक इकोनॉमिक्स के जो 4th सेमेस्टर का बच्चे हैं उनका पेपर कल को है, 12 तारीख को है। ठीक है, टाइमिंग आप देख लेना, टाइमिंग मुझे नहीं पता है, या तो 11 बजे से होगी या 3 बजे से होगी, आप चेक कर लेना। ठीक है। और जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर था वो कल हो चुका है, मतलब 10 तारीख को सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था बेसिक इकोनॉमिक्स का। और ये वही पेपर है, ये वही पेपर है जो आपका सेकंड सेम का हुआ था। बीए, बीएससी और बीकॉम को मिलता है सेकंड सेम का पेपर, जो कि जिन बच्चों के पास भी बेसिक इकोनॉमिक्स था, बेसिक इकोनॉमिक्स माइनर में, उनका ही पेपर है। ये कल हुआ था पेपर और कल को होने वाला पेपर है 4th सेमेस्टर का। तो जितने भी 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो ज़रूर इस पेपर को देख कर जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो सकती है। और मैंने आपको बताया, देखो जितने भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो आपकी जो मेरा चैनल है उस चैनल में ही प्लेलिस्ट बनी हुई है MCQ करके, बेसिक इकोनॉमिक्स MCQ करके। वहाँ से आप सारे के सारे MCQ वीडियो, और एक है फॉर्मूले वाली वीडियो। मैं ना आंसर्स बताते जाऊँगा आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, जितने भी आंसर्स आज की वीडियो में हैं वो सारे आंसर बताते जाऊँगा आपको, कौन सी वीडियोज़ में मिलेंगे, कौन सी वीडियोज़ में मिलेंगे, वो सारा कुछ आपको मैं शो करता जाऊँगा। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगा मैं, काफ़ी एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी हद तक, वो आप देखते जाना। इसे हम 2 पार्ट्स में रखेंगे। एक पार्ट मैं अभी अपलोड कर दूंगा सुबह को, और एक पार्ट थोड़ा सा लेट अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरी भी बैच है ना बीच में, तो बैच के बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज की। ये आज का पेपर जो कल पेपर हुआ था वो है ये पेपर, और ये सीरीज़ जो है ये सीरीज़ ए है। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो भी अपने चेक कर लीजिएगा आंसर क्या क्या उन्होंने ठीक किया है नहीं किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट से होता है। देखो 2 तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट से, मतलब कि इसमें व्यक्तिगत देखा जाता है, कि व्यक्तिगत जो उसकी प्राइस, मनी, सारी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब क्या था, व्यक्तिगत। ठीक है। और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके ग्रुप वाइज के रिलेटेड है। मतलब कि कोई भी अगर एग्जांपल लें कि कोई भी ग्रुप है 10 बच्चों का, उन्होंने 10 बच्चों ने 100 रुपये का क्या किया है, मान लीजिए उनके पास 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये का क्या करते हैं, तो ये तो क्या हो गया, ग्रुप वाइज हो गया। तो मैक्रो ग्रुप से होता है और माइक्रो इंडिविजुअल से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल भी ये सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। और जो कल आने वाला पेपर है वो भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, वो भी ऐसा ही कुछ ना कुछ होगा, देखना जरा। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा तो उसमें स्लोप आपने पढ़ी होगी। स्लोप ऐसी होती है, इस तरह की दिखती है, और इसको बोलते हैं निगेटिव स्लोप। कैसी स्लोप? निगेटिव स्लोप, मतलब कि ये झुकी हुई हो, जो ऊपर से नीचे झुकी हुई आ रही है, लेफ्ट से राइट में। और जो पॉजिटिव स्लोप होती है वो ऐसी होती है, मतलब कि ऐसे बढ़ती हुई स्लोप होगी। तो डिमांड कर्व की कौन सी होती है? आपकी डिमांड कर्व की होती है निगेटिव स्लोप। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 2 सेकंड, कहाँ चला गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। मैंने अभी बताया प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशन मिलता है? इन्वर्सली रिलेशन मिलता है, प्राइस 1 डिमांड, ऐसा रिलेशन मिलता है, इन्वर्सली रिलेशन। और यही क्या होता है? अपोजिट रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं? अपोजिट रिलेशन। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा, किसी भी गुड़ का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो डिमांड है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है, तो इससे वाला क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं फैक्टर दैट इफेक्ट द डिमांड आर। फैक्टर कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको? डिमांड को। डिमांड को देखो कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए मेरी इनकम है, मेरी इनकम सिर्फ 100 रुपये है। मेरी इनकम अगर 100 रुपये है तो मैं अपनी डिमांड उसी अकॉर्डिंग चलाऊंगा, मेरी इनकम के अकॉर्डिंग। भाई 100 रुपये में अगर मैं पहले, मान लीजिए मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, 100 रुपये में मैंने 100 रुपये की चीनी खरीद ली। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो कम हो जाए, 80 हो जाए, तो मेरी डिमांड में फ़र्क पड़ेगा नहीं? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। टेस्ट मतलब हर रोज़ मैं चीनी खरीद रहा था, अब मेरा मन नहीं कर रहा भाई चीनी खरीदने का, तो मेरा टेस्ट क्या है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं चीनी नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं अगर ऐसे कह सकते हैं कि हम कुछ भी खाने की चीज़ ले रहे हैं, जैसे आप सभी को पता है कि कॉलेज के बाहर हमारे पेटीज़ की दुकान है, तो पेटीज़ खा रहे हैं, डेली पेटीज़ खा रहे हैं, तो अब क्या है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा पेटीज़ खाने का, मैं तो कुछ और खाऊंगा, समोसा खाऊंगा। तो इसमें टेस्ट का भी फ़र्क पड़ जाता है कि आपकी रुचि किस में है। उसके बाद आता है प्राइस। भाई सिंपल सी बात है, जो पेटीज़ वाला बाहर है, अगर वो 20 रुपये की पेटीज़ बेच रहा है और कल कोई वो कितनी कर देता है? 25 की कर देता है। सिंपल सी बात है, डिमांड से फ़र्क पड़ेगा, प्राइस से डिमांड में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो ओल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल। ये सारे के सारे कैसे हैं? राइट है। अगला देखते हैं।
द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू गिफन गुड्स। देखो 3-4 तरह के टाइप के गुड्स होते हैं। गिफन गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो कि लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि निगेटिव स्लोप होगा, मतलब गिरता हुआ, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइस यहाँ पर इतना है तो डिमांड कितनी हो जाएगी? डिमांड कम होगी। तो ये क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक है और डिमांड कितनी है? यहाँ से इतनी सी है, मतलब कम है। तो ये गिफन गुड्स इसका इस रूल का क्या कहते हैं? इस रूल को नहीं मानते। तो सिंपल सी बात है, इस रूल को नहीं मानेंगे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो गिफन गुड्स का क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिमांड के उसमें, जो डिमांड की वीडियो है उसमें आप जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो इसकी। कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे रिलेट करते हैं। जैसे कि आपकी बाइक है, अब देखो बाइक है, आपकी बाइक है, ठीक है, बाइक के प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अगर बाइक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बाइक कम लोग खरीदेंगे, बाइक कम लोग खरीदेंगे, और बाइक कम खरीदेंगे तो उसका पेट्रोल भी क्या होगा? भाई पेट्रोल बाइक में तो जलता है, तो पेट्रोल भी क्या होगा? पेट्रोल भी कम ही होगा। 2 सेकंड रुक जाइए आप, 2 सेकंड वेट कीजिए, इसका चार्जर लगा लेता हूँ मैं, 2 सेकंड रुकिए। हेलो, हाँ हम कहाँ पर थे? हम थे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया आपको, बाइक है, बाइक का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बाइक की डिमांड कम हो जाएगी। अब अगर लोगों के पास बाइक कम होगी, मतलब बाइक की डिमांड नहीं है, बाइक उतनी ही है पुराने वाली, तो बाइक का जो पेट्रोल का प्राइस है वो भी किस पे डिपेंड, वो भी उस पर डिपेंड करेगा कि भाई बाइक कम हो रही है तो उसकी डिमांड भी, पेट्रोल की डिमांड भी कम ही रहेगी। अब मान लीजिए एक बात को हम कर लेते हैं कि बाइक का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो बाइक का अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्या बढ़ जाएगा? बाइक की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी बाइक की। अब जब लोग बाइक यूज़ करेंगे, बाइक की डिमांड बढ़ गई, बाइक यूज़ करेंगे तो पेट्रोल भी तो यूज़ करना पड़ेगा, तो खुद ब खुद पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो एक दूसरे से क्या करें? रिलेट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या करेंगे? रिलेट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव्स ऑर्डिनल अप्रोच। 2 तरह की अप्रोच होती है। ये यूटिलिटी, जो यूटिलिटी वाली वीडियो है ना, उसको पढ़ना, उससे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। यूटिलिटी के 2 तरह की अप्रोच होती है, एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या होती है? जब हम रैंक करते हैं, मतलब कर्मवाचक होता है, जब हम रैंक करते हैं किसी चीज़ को, कि भाई हम उन्हें नंबर्स नहीं दे सकते, तो वो किसने दी थी? वो हिक्स ने दी थी, ठीक है। और जो कार्डिनल अप्रोच है वो मार्शल ने दी थी। याद रखना, कार्डिनल मार्शल और ऑर्डिनल हिक्स। तो जैसे आज ऑर्डिनल पूछा है तो हो सकता है कल वाले में कार्डिनल पूछा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। अगली क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी अप्रोचेज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मैंने अभी बताया 2 तरह की अप्रोचेज हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, 2 तरह की अप्रोचेज मिलती है। देखो यूटिलिटी से कितने क्वेश्चन आ गए। इन कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटीज, देखो उसने ना कार्डिनल ने पूछा कि कैसी है, उसने मतलब कि वो नहीं पूछा है कार्डिनल किसने दिया, उसने पूछ लिया कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैसी होती है। मैंने कहा क्या कहा? ऑर्डिनल वो होती है जिसमें हम माप नहीं सकते, मतलब कि नंबर्स नहीं दे सकते, उसमें रैंक कर सकते हैं। पर लेकिन ये आप ना, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आई है, क्योंकि मैं यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, इतनी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, थोड़े थोड़े मैं बता ही रहूँगा आपको। अगर देखनी है तो आप यूटिलिटी वाली वीडियो देखना, यूटिलिटी वाली वीडियो पड़ी होगी आपकी किसके अंदर, जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है बेसिक इकोनॉमिक्स, पहली वीडियो है यूटिलिटी की, तो वहाँ देखना। उसमें थोड़ी वॉइस थोड़ी कम होगी, अपनी एयरफोन्स वगैरह लगा कर देख लेना, मैनेज कर लेना, बहुत ही अच्छे समझाई है। तो कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है? हम मेज़र कर पाते हैं, मेज़र मतलब कि माप सकते हैं उसे, क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। लेकिन जो कर्म करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, वो हम ऑर्डिनल में करते हैं, ठीक है। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, देखो अभी हम क्या चल रहे हैं? यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। यूटिलिटी 2 अप्रोचेज होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कंज्यूमर सरप्लस जो होता है, देखो वैसे तो देखा जाए तो कार्डिनल अप्रोचेज में आता है, किसके अंदर आता है? कार्डिनल में, क्योंकि वो मार्शल ने दिया था। कंज्यूमर सरप्लस जो था वो मार्शल ने दिया था, तो वो कार्डिनल में आता है, कार्डिनल अप्रोच में आता है। तो आंसर इसका कार्डिनल अप्रोच हो जाएगा। पर लेकिन पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जब इसके आंसर की बच्चों के रिजल्ट आया था तो उसमें बच्चे कह रहे थे कि ये वाला आंसर इन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने कैसे लिया था? ए और बी लिया था, मतलब दोनों अप्रोचेस के अंदर। वैसे तो देखो मार्शल का कार्डिनल अप्रोच होता है, पर लेकिन यूनिवर्सिटी ने पिछली बार भी ए बी लिया था, तो आप उसी हिसाब से करके चले जाना, ठीक है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज यूटिलिटी। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का कौन सा पॉइंट होता है? सेटिस्फैक्शन वहाँ मिलता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। देखो 2 तरह के क्वेश्चन, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ये यूटिलिटी वाली वीडियो में ही मिलेगा सब कुछ। तो ये पूछ रहा है सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा। देखो मैंने 1 गिलास पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, मेरी यूटिलिटी कितनी थी?
जब मैंने पहला गिलास पानी पिया 10 की यूटिलिटी थी, ठीक है। जो टोटल यूटिलिटी होती है वो होती है यूटिलिटी सम हो जाएगी, सारी यूटिलिटी का सम होना, और मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो डिफरेंस होना। अब जैसे ये टोटल यूटिलिटी हो गई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, ये आप नहीं तो यूटिलिटी वाले में जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैंने पहला गिलास पानी पिया 10 यूनिट थी, तो यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी ये टोटल है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो हमारी 10 ही थी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर डैश होता है, कोश नहीं होती, पर लेकिन मान के चलो 10 थी। अब जैसे मैंने दूसरा गिलास पानी पिया तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होगा, पहले से तो कम ही होगा, प्यास मेरी कम होगी। तो अब क्या होगा, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, ये मान लीजिए थोड़ी सी कम हो गई, मतलब थोड़ी प्यास मेरी बुझ गई, तो 8 हो गई। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। कितनी हो जाएगी, 18। तो टोटल यूटिलिटी होती है तो क्या होता रहेगा, सम होता जाएगा, और मार्जिन यूटिलिटी ऐसे गिरती रहेगी, और जब तक मेरी प्यास खत्म नहीं हो जाती, मेरी मार्जिन यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, जब तक मेरी मार्जिन यूटिलिटी 0 नहीं हो जाती, मतलब कि मेरी प्यास खत्म नहीं हो जाती, तब तक क्या होता है, जब तक मैं पीता रहूँगा पानी। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 हो गई है तो इसका मतलब मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया। लेकिन यहाँ टोटल यूटिलिटी पूछी थी तो ये टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया क्योंकि मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जाकर यूटिलिटी वाली वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझाई गई है, ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी, देखो मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 हो जाए तो मैंने अभी भी बताया टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन, इंडिफरेंस कर्व किस पे बेस करता है, इंडिफरेंस कर्व आपका ऑर्डिनल पे बेस करता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हम किसी भी गुड्स के 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। 2 सेकंड रुकने जरा, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस लेते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु गेव द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सर्विस, मैंने अभी आपको बताया ये मार्शल ने दी थी, किसने दी थी, मार्शल ने, ये मैंने अभी आपको बताया था पीछे। एवरी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो, जो इंडिफरेंस कर्व का एवरी पॉइंट होता है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन रहता है। इंडिफरेंस कर्व की वीडियो देखना, सब कुछ पता चल जाएगा, इंडिफरेंस कर्व इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए चाहे तो ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, सब पॉइंट्स कैसे देते हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। कैसे सेटिस्फेक्शन देते हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन। अगला क्वेश्चन, मैंने इंडिफरेंस कर्व इज, एक ही डायग्राम में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को दिखा देना, जैसे कि ऐसे बनाया है, ऐसे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को दिखा देना, वो कहलाता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस वाली वीडियो देखना, देखो मेन है, आप जैसे उसमें जाओगे पहले यूटिलिटी की वीडियो मिलेगी, फिर इंडिफरेंस कर्व की, और देखो उससे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड्स, अभी मैंने बताया ना स्लोप क्या, डाउनवर्ड मतलब कि ऐसे गिरी हुई, नीचे गिरती हुई, तो ये ए हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है। इंडिफरेंस कर्व इज डैश टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्या पूछ रहा है, इंडिफरेंस कर्व कैसा, ओरिजिन की तरफ, जो मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, मतलब कॉन्वेक्स होता है, कैसा होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, याद रखना कॉन्वेक्स। ये सारा ही उसमें इंडिफरेंस कर्व में पढ़ाया हुआ। देखो इंडिफरेंस कर्व से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर सेटिस्फेक्शन, कैसा सेटिस्फेक्शन, हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब जैसे इंडिफरेंस कर्व मैंने ऐसे 2 बना दिए, मान लीजिए एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गया, एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गया। अब देखो इस इंडिफरेंस कर्व में अगर ये पॉइंट लिया है तो ये आपका वाई गुड यूज़ करा, ये आपका एक्स गुड यूज़ करा, और अगर यही सेम पॉइंट मैं इस साइड में ले लूँ तो देखो आपने कितना, इधर भी बढ़ गया और इधर भी बढ़ गया, मतलब सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा मिल रहा होगा, तो हाइयर सेटिस्फेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज़ द राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, इस टाइप का। ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस लाइन इज बेस्ड ऑन, देखो प्राइस लाइन जो होती है वो आपकी इनकम और प्राइस ऑफ 2 गुड दोनों पर डिपेंड करती है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ये प्राइस लाइन होती है जिसके अंदर आपका कोई भी चीज़ बनी है, ये वाली ऐसे, ठीक है। ये आपकी इनकम को भी शो करेगा कितनी इनकम है, और 2 गुड्स के बारे में भी बताएगा कि इसमें 2 गुड्स कितने खरीदे हैं, ऐसे, ठीक है। ये आपके सारे इंडिफरेंस कर्व की वीडियो में ही मिलेगा सब कुछ आपको। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, इंडिफरेंस कर्व कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ये आपकी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। जैसे इंडिफरेंस कर्व वाली वीडियो लोगे तो आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मस्ट बी द अपेयर द पॉइंट ऑफ वेयर, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ मिलता है, ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस लाइन टेंजेंट पे भी हो जाता है। 2 सेकंड रुकिए। ठीक
ठीक है। तो आपका कीमत रेखा जो आपका कीमत रेखा होता है इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करती जाती है, मतलब ऐसे देखो जो लाइन होती है ये लाइन ये ऐसे स्पर्श करती हुई जाती है, ऐसे स्पर्श करती हुई टच करती हुई जाती है, टेंजेंट होती है। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी द कॉन्वेक्स टू द कॉन्वेक्स भी होती है, तो ये दोनों है ए बी, ठीक है। अब देखो आप एक जब आप उसमें जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट के अंदर एक आपको वीडियो मिलेगी। कैसी वीडियो मिलेगी? उसमें लिखा है फॉर्मूलेज, फॉर्मूला की 2 वीडियो है, पार्ट, एक पार्ट है और 2 पार्ट है। 2 पार्ट में मैंने सारे के सारे फॉर्मूले बताए गए हैं, तो वो जरूर दोनों पार्ट लेके जाना। देखो फॉर्मूले बेस पर है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इस वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे वाले। तो ये पूछ रहा है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है? आपका इन्फिनिटी, ईडी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इलास्टिक डिमांड ईडी होता है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कौन सा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड कैसा होता है? नेसेसरी गुड का होता है। कैसा? नेसेसरी गुड। इसको मैं जो अब इसका पार्ट सेकंड मैं यहीं तक ले रहा हूँ, 25 क्वेश्चन तक इस वाले पार्ट में। इसके बाद 25 क्वेश्चन बचे हैं इसके, जो कि अभी ये वीडियो तो अभी आ जाएगी, और जो दूसरी वीडियो मैं अपने बैच पढ़ाने के बाद डाल दूंगा, ठीक है। तो ये अभी यहीं तक रहेगी। इसी चीज़ को, मतलब ये आपकी जो इलास्टिक डिमांड है, इसको मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे, वरना तो आप वीडियो में ज़रूर देखना। वीडियो पढ़ाई गई है इलास्टिक डिमांड वाली, उसमें देखना। फॉर्मूले है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इनके वो भी एक्सप्लेन किए हैं, जो इसके डायग्राम होते हैं। एक परफेक्ट का ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से झुकता चला जाता है। फिर जो इनपरफेक्ट है, ये इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का ऐसे होता है। ये वाला इन इलास्टिक का है। इस वाले में इन इलास्टिक का मतलब प्राइस कैसा है? प्राइस यहाँ पर बदल रहा है, पर लेकिन डिमांड चेंज नहीं हो रही। ऐसी होते हैं नेसेसरी गुड। नेसेसरी गुड कौन से? आपका आटा और ये जितना भी चीज़ें हैं नेसेसरी, दवाइयाँ, ये क्या है? देखो प्राइस कितना भी बढ़ जाए आपको उतना ही लेना पड़ेगा अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसे और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आपकी जो सेकंड पार्ट डालूंगा, अभी रात को डालूंगा सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट इतने देख लो अच्छे से, फिर हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि हम रात को मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। अब मिलते हैं हम रात को।